प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम जनमत के बारे में बात करेंगे। ये बीए प्रथम वर्ष में एक लास्ट टॉपिक है, पब्लिक ओपिनियन। तो देखिए इससे प्रश्न किस प्रकार से बनता है उसके बारे में जान लेते हैं और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये भी हम जानने का आज प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके पास परीक्षा में इस प्रकार से आ सकता है कि जनमत या लोकमत से आप क्या समझते हैं, लोकमत निर्माणकारी प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। या प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि लोकमत किसे कहते हैं, इसका अर्थ, परिभाषा तथा लोकमत का महत्व बताइए। प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लोकमत से आप क्या समझते हैं, स्वस्थ लोकमत निर्माणकारी तत्व तथा उसमें आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं जनमत के बारे में, पब्लिक ओपिनियन के बारे में। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ से आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए लोकमत वाले प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। तो लोकमत क्या होता है, सबसे पहले हमको इसका अर्थ समझाना होगा। तो लोकमत या जनमत ऐसी शक्ति का नाम है जिसमें किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के हितों का ध्यान न रख करके संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखा जाता है। अगर ऑर्टेगा गैसल के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा है कि लोकमत के अलावा अन्य कोई भी वस्तु पृथ्वी पर शासन नहीं कर सकती। तो जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, जनमत अर्थात जनता का मत या लोकमत, जो लोग हैं उनका जो मत है, किसी दृष्टिकोण है, जो विचार है किसी इलेक्शन के प्रति या प्रतिनिधि के प्रति, या जो भी उनका अपना दृष्टिकोण है उसको हम जनमत कहते हैं। जनता का किसी एक प्रत्याशी के प्रति उनकी क्या राय है उसे हम जनमत के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। प्रायः जो जनमत है वो व्यक्तियों के दृष्टिकोण से संबंधित है। इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे लॉर्ड ब्राइस के अनुसार लोकमत उन दृष्टिकोणों का सामूहिक रूप है जिसको व्यक्ति संपूर्ण समाज के हित पर प्रभाव डालने वाले विषयों के संबंध में रखता है। तो ब्राइस के अनुसार लोकमत वास्तव में एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है और ऐसा दृष्टिकोण लोकमत कहलाता है क्योंकि उसमें जन कल्याण की भावना छिपी होती है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि वही मत वास्तविक लोकमत है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। तो इतनी छोटी सी परिभाषा है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि वही मत वास्तविक लोकमत है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है, अर्थात लोकमत वही होगा जिसमें जन कल्याण निहित होता है। डॉक्टर अंबा प्रसाद पंत के अनुसार जनमत समाज में बहुसंख्यकों का मत है इसे अल्पसंख्यक भी अपने हितों के विरुद्ध नहीं समझते। तो जनमत की एक आसान सी परिभाषा आप इसको भी याद कर सकते हैं कि जनमत समाज में बहुसंख्यकों का मत है जिसे अल्पसंख्यक भी अपने हितों के विरुद्ध नहीं समझते। सोल्टाव के अनुसार जनमत उन विचारों तथा इच्छाओं से संबंधित है जो जनता अपने सामान्य जीवन के संबंध में रखती है। जिन्सबर्ग के अनुसार अगर परिभाषा देखें तो जनमत का अभिप्राय समाज में प्रचलित उन विचारों तथा निर्णय से है जो कम या अधिक रूप में प्रतिपादित होते हैं, जिनमें से कुछ भी स्थायी नहीं होता, जो सामाजिक होते हैं तथा जनता के मध्य एक साथ विचार का परिणाम होते हैं। तो आप जनमत को समाज में प्रचलित विचारों के बारे में भी इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं जिन्सबर्ग के अनुसार। लावेल के अनुसार परिभाषा देख लेते हैं। कई जगह पर आपको ये लासवेल के अनुसार भी मिल सकता है। तो जो लावेल है उन्होंने क्या कहा है जनमत के बारे में, जनमत के लिए केवल बहुमत का होना ही पर्याप्त नहीं है, ना ही केवल एकमत होना आवश्यक है, अपितु जनमत वह है जिसमें अल्पमत भी भागीदार हो तथा निर्भीक होकर उसे स्वीकार करता हो। तो लासवेल या लावेल के अनुसार जनमत क्या है, जनमत वो होता है जिसमें अल्पमत भी उसमें शामिल हो और निर्भीक होकर उस जनमत को स्वीकार करता हो, भले ही जनमत उनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो। उसके लिए बहुमत होना आवश्यक नहीं है, केवल एक मत होना आवश्यक है। ह्यूम के अनुसार सभी सरकारें चाहे कितनी ही दूषित क्यों ना हो अपनी शक्ति के लिए जनमत पर निर्भर रहती हैं। तो ये भी एक छोटी सी और आसान सी परिभाषा है, आप इसको याद कर सकते हैं। सभी सरकारें चाहे कितनी ही दूषित क्यों ना हो अपनी शक्ति के लिए जनमत पर निर्भर रहती हैं। एक और परिभाषा देख लेते हैं डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार जागरूक और सचेत जनमत स्वस्थ लोकतंत्र की प्रथम आवश्यकता है। तो एक और छोटी सी और आसान सी परिभाषा है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और परीक्षाओं में आपके काम आ सकती है। जागरूक और सचेत जनमत स्वस्थ लोकतंत्र की प्रथम आवश्यकता है। इस प्रकार आपने देखा कि उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जनमत सामान्य जनता के स्थायी विचारों पर आधारित वह विवेकपूर्ण विचार है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है।
तो आप लोग समझ गए होंगे, जनमत का अर्थ है जनता का ऐसा मत जिसमें जन कल्याण निहित हो, छिपा हो। तो आइए अब जानते हैं आखिर जनमत का निर्माण होता किस प्रकार से है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि जनमत निर्माण करने वाले साधनों का वर्णन कीजिए। तो जो जनमत का निर्माण करने वाले साधन हैं उसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं, सार्वजनिक गोष्ठियां, संगठित राजनीतिक दल, राजनीतिक साहित्य, प्रचार प्रसार के साधन, शिक्षण संस्थाएं, निर्वाचन, सामाजिक संस्थाएं, विधायिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि को इसमें शामिल किया जाता है। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वस्थ लोकमत निर्माण के साधनों का वर्णन कीजिए, तो आपको ये 10 हेडिंग के रूप में इनको याद रखना है और इसके अंदर कुछ बातें लिखनी है। जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी और आपने इसके अंदर क्या लिखना है, तो आप लिखेंगे कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से हमें विभिन्न राजनीतिक दलों के विचारों को जानने का अवसर प्राप्त होता है और इसके माध्यम से एक लोकमत का निर्माण होता है, जिससे जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं या समाज होता है, वो अपने एक नए दृष्टिकोण का विकास करता है। उसी प्रकार से सार्वजनिक गोष्ठियाँ, जो भी सार्वजनिक गोष्ठियाँ होती हैं, जनसभाएं होती हैं, उसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि के विचारों को जानती है और जानने के बाद एक जनमत का निर्माण करती है कि किस प्रतिनिधि को चुनना है या किसको नहीं चुनना है। उसी प्रकार से संगठित राजनीतिक दल के रूप में देखें तो जो राजनीतिक दल या उनकी जो प्रत्याशी हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं या अन्य अपने विचारों को हम तक पहुंचाने के लिए आते हैं, तो वो संगठित राजनीतिक दल भी हमारे लिए एक लोकमत का निर्माण करने के साधन के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक साहित्य है, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, घोषणाएं हैं या उससे पूर्व जो भी दस्तावेज हमें प्राप्त होते हैं, उनसे भी लोकमत का निर्माण होता है, जिसमें राजनीतिक दल अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा प्रचार प्रसार के जितने भी साधन हैं वो सब भी लोकमत निर्माण के लिए कार्य करते हैं। शिक्षण संस्थाओं में भी लोकमत का निर्माण होता है, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उनके अंदर जागरूकता, सहभागिता, विवेकशीलता, तार्किकता आदि अनेक गुणों का विकास होता है और वो एक स्वस्थ लोकमत निर्माण के साधन के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 7, निर्वाचन। निर्वाचन के अंतर्गत समय समय पर होने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या जो पंचायतों के चुनाव हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम हो, ये सभी निर्वाचन भी हमको लोकमत के निर्माण में एक साधन के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया से हम अवगत होते हैं। नंबर 8, सामाजिक संस्थाएं। अनेक सामाजिक संस्थाएं जो हमारे आसपास कार्य कर रही होती हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से भी जनमत का निर्माण होता है और जनमत के माध्यम से ही ये सामाजिक संस्थाएं दीर्घकालिक समय तक अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। नंबर 9, विधायिका। अगर हम केंद्रीय विधायिका के बारे में बात करें तो केंद्र में संसद और राज्यों में जो आपकी विधानमंडल है, ये दोनों विधायिका के रूप में कार्य करती हैं संस्थाएं और इनके द्वारा जो बनाए जाने वाले विधेयक हैं या जो कार्य प्रणाली है, जिसको हम यदि केंद्र में देखें संसद के रूप में, तो संसद टीवी पर इसका सीधा प्रसारण किया जाता है। तो हम यदि इनके सभी सत्रों को देखें तो हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जिससे स्वस्थ लोकमत का निर्माण होता है। इसके अलावा नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आप प्रिंट मीडिया भी कह सकते हैं। जो प्रिंट मीडिया है उसमें पत्र पत्रिकाएं छपकर आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या अन्य जो माध्यम हैं उनके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त करते हैं, जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं, उनके माध्यम से भी आपका या हमारा, हम सभी का स्वस्थ लोकमत का निर्माण होता है। तो स्वस्थ लोकमत निर्माण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब अन्य साधन इसमें शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं स्वस्थ लोकमत निर्माण में आने वाली प्रमुख बाधाओं के बारे में। तो देखिए, स्वस्थ लोकमत निर्माण में कुछ बाधाएं भी आती हैं, जैसे भ्रष्टाचार। यदि हम या हमारे आसपास भ्रष्टाचार हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में स्वस्थ लोकमत का निर्माण होना असंभव है। इसी के साथ साथ यदि राजनीतिक दल दोषपूर्ण है या जो हमारा प्रत्याशी है वो बार बार दल बदल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्वस्थ लोकमत का निर्माण नहीं हो पाता। निर्धनता तथा बेरोजगारी भी स्वस्थ लोकमत निर्माण में एक बाधक है, क्योंकि अधिकांश लोग निर्धनता के कारण, बेरोजगारी के कारण या अपने कार्यों की अधिकता के कारण प्रायः मतदान नहीं करते। भारत में स्वतंत्रता से आज तक कभी भी 100% मतदान नहीं हो पाया है। चौथा,
या चौथी बाधा के रूप में हम देखें अयोग्य प्रतिनिधि। जब भी हम मतदान के समय वोटिंग करते हैं तो उसमें यदि कोई अयोग्य व्यक्ति चुन करके हमारा प्रतिनिधि बन जाता है तो उससे स्वस्थ लोकमत का निर्माण नहीं होता, क्योंकि कार्लाइल ने भी कहा है कि जो लोकतंत्र होता है वो मूर्खों का शासन होता है। इसमें हम प्रायः कई बार योग्य प्रतिनिधि को न चुन करके अयोग्य प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, जिससे लोकमत निर्माण में बाधा पहुंचती है। पांचवा जो सबसे बड़ी बाधा है, शिक्षित जागरूक मध्यम वर्ग का अभाव। जो शिक्षित एवं जागरूक मध्यम वर्ग है, यदि वो स्वस्थ लोकमत निर्माण में अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, सही व्यक्ति को नहीं चुनेगा, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के लिए स्थिति खतरनाक होगी और स्वस्थ लोकमत का निर्माण नहीं होगा। नंबर 6, पक्षपातपूर्ण समाचार पत्र या मीडिया। यदि न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से, टीवी, रेडियो, टेलीविज़न या अन्य माध्यमों से हमें गलत प्रकार की सूचनाएं या एक ही दल का अधिक प्रचार या किसी विशेष दलों का प्रचार प्रसार किया जाए, किसी दलों के प्रति लगातार निगेटिव बातें चलाई जाएं, तो इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण लोकमत का जो निर्माण होना चाहिए, स्वस्थ लोकमत का निर्माण होना चाहिए, वो प्रभावित होता है और हमारा जो लोकमत होगा वो अस्वस्थ होगा, हमारी जो विचारधारा होगी वो परिवर्तित हो जाएगी। नंबर 7, राजनीतिक उदासीनता। नागरिकों का राजनीति में सहभागिता न करना या राजनीति के प्रति उदासीन रहना स्वस्थ लोकमत निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा है, जिसके कारण समाज सदैव प्रगतिशील नहीं बन पाता। नंबर 8, सांप्रदायिकता तथा क्षेत्रवाद। भारत विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान तथा संप्रदायों का एक देश है। यहाँ लगभग विश्व के सभी संप्रदाय निवास करते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र से लगाव होने के कारण क्षेत्रवाद की भावनाएं या अपने क्षेत्र का विकास करने से जुड़ी हुई भावनाओं के कारण भी लोकमत पर दुष्प्रभाव पड़ता है और स्वस्थ लोकमत का निर्माण नहीं होता। नंबर 9, राजनीतिक असहभागिता। योग्य प्रतिनिधियों का, मध्यम वर्ग का या जनता का राजनीति में सहभाग न करना, असहभागिता निभाना, जिसके कारण लोकमत निर्माण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 10, राजनीतिक जागरूकता का अभाव। सदैव प्रत्येक व्यक्ति राजनीति से घिरा होता है, जुड़ा होता है, लेकिन राजनीति के प्रति जागरूकता का अभाव लोकमत निर्माण में बाधा बनता है। तो राजनीति के प्रति जागरूकता का भी होना समाज में आवश्यक है। स्वस्थ लोकमत निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा है, वो है राजनीति का अपराधीकरण। कई बार राजनीति में अनेक जनप्रतिनिधि अपराधी प्रवृत्ति के चुन करके आ जाते हैं, जिसके कारण स्वस्थ लोकमत निर्माण में बाधा पहुंचती है। इसके अलावा भी आप अनेक चीज़ों को इसमें शामिल कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं स्वस्थ लोकमत निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के बारे में कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे स्वस्थ लोकमत का निर्माण किया जा सकता है। जैसे स्वतंत्र प्रेस। यदि प्रेस की स्वतंत्रता रहेगी, सेंसरशिप नहीं होगी, तो लोकमत का निर्माण करना आसान होगा और सभी प्रकार के विचार जनता तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा उन्हें दी गई है। इसके अलावा आर्थिक समानता की अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वरोजगार को अपनाने, रोजगार, व्यवसाय की स्वतंत्रता होने के कारण वो स्वस्थ लोकमत निर्माण का कारक बन सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कार्य स्वतंत्रता होनी आवश्यक है। तीसरा जो बहुत आवश्यक है वो है साक्षरता या सुशिक्षित जनता। यदि सभी नागरिक सुशिक्षित हों, पढ़े लिखे होंगे, तो वो स्वस्थ लोकमत निर्माण में सहायक होंगे, क्योंकि साक्षरता या शिक्षा सही और गलत की पहचान करने में हमारी सहायता करती है। चौथा यदि देखें, सुदृढ़ राजनीतिक दल। यदि राजनीतिक दल सुदृढ़ है, मजबूत है, उनका समाज में अच्छा महत्व है, प्रभाव है, उनकी पकड़ अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में जनता सुदृढ़ राजनीतिक दल को मतदान के द्वारा विजयी बनाने का प्रयास करती है और कमजोर राजनीतिक दल या जिन दलों की स्थिति अच्छी नहीं होती या जिन दलों के प्रत्याशी लगातार दल बदल करते हैं, प्रायः उन्हें मतदान में सफलता प्रदान नहीं करती। सुदृढ़ राजनीतिक दल के होने से त्रिशंकु सरकारों की स्थिति पैदा नहीं होती, सरकारें स्थायी तथा मजबूत होती हैं। इसके अलावा सांप्रदायिकता का अंत। यदि देश में सांप्रदायिकता को समाप्त करके एकता को स्थापित किया जाए तो उससे लोकमत का निर्माण आसानी से किया जा सकता है, जो सभी समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नंबर 6, स्वस्थ लोकमत निर्माण में भ्रष्टाचार पर रोक लगाना भी बहुत आवश्यक है।
यदि सुशासन को स्थापित किया जाए, पारदर्शी शासन को स्थापित किया जाए या ई प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्यान्वित किया जाए तो भ्रष्टाचार को रोक करके स्वस्थ लोकमत निर्माण को किया जा सकता है। इसके अलावा नंबर 7, राजनीति के अपराधीकरण पर रोक। राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति की जो प्रत्याशी आते हैं या जो चुने जाते हैं, यदि उस प्रकार के व्यक्तियों पर रोक लगा दी जाए तो स्वस्थ और योग्य लोकमत का निर्माण अवश्य होगा, जिससे समाज का विकास होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना आसानी से हो सकेगी। नंबर 8, राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करना। भारत की स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जो राष्ट्रीय आदर्श हैं, या हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, या हमारे राष्ट्रगीत हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, यदि हम सबका लगातार सम्मान करते रहें, देश प्रेम की भावना विकसित करते रहें तो उससे भी स्वस्थ लोकमत का निर्माण होता है। नंबर 9, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जिस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने सार्थक विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। निरर्थक विचार स्वस्थ लोकमत निर्माण में बाधक बनते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सदैव सार्थक अच्छे विचारों को ही समाज में प्रेषित करना चाहिए या उनका संचार करना चाहिए, जिससे स्वस्थ लोकमत का निर्माण हो सके। इसके अलावा न्यायप्रिय, सहनशील, स्वस्थ अल्पमत का भी होना आवश्यक है। यदि अल्पमत या विपक्ष सहनशील है, न्यायप्रिय है और सदैव विरोध के लिए विरोध की नीति न अपना करके केवल विकास की नीति को अपनाता है, तब भी स्वस्थ लोकमत का निर्माण होता है तथा अपनी हार या पराजय को स्वीकार करता है, तो उससे भी स्वस्थ लोकमत का निर्माण होता है। आइए आगे देखते हैं कि जनमत का महत्व क्या है, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जनमत से आप क्या समझते हैं, जनमत का महत्व बताइए। तो ये केवल हेडिंग है, आप इनको अवश्य लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो जनमत का महत्व है, पहला, निरंकुशता पर रोक हेतु आवश्यक। जनमत के माध्यम से एक दल की निरंकुशता या लगातार बढ़ रही निरंकुशता को रोका जा सकता है। जनता एक बार किसी प्रतिनिधि को चुन सकती है तो अगली बार अपने जनमत के माध्यम से उसको सत्ता से बेदखल भी कर सकती है, जिससे निरंकुशता पर रोक लगती है। दूसरा महत्व है राजनीतिक दलों पर नियंत्रण। कुछ राजनीतिक दल अत्यधिक विजय के कारण अनियंत्रित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दलों पर नियंत्रण लगाने हेतु जनमत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई राज्यों में तो ऐसा देखा गया है कि सरकारें बारी बारी से आती जाती रहती हैं। एक बार एक पार्टी की सरकार होती है तो दूसरे बार जो अगला कार्यकाल होता है उसमें दूसरी पार्टी को वो जनता मौका देती है, तो इससे राजनीतिक दलों पर नियंत्रण बना रहता है। तीसरा, विदेशी शासन के दुष्प्रभाव पर रोक। जनमत के माध्यम से ही विदेशी शासन में होने वाली जो संधियां हैं, समझौते हैं या विभिन्न प्रकार के द्विपक्षीय बहुपक्षीय कार्य हैं, उन सब पर रोक लगाने पर जनमत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बढ़ती है। इसके अलावा लोकतंत्र के लिए जनमत अनिवार्य है। आप सभी जानते हैं, जनमत के माध्यम से ही लोकतंत्र का निर्माण होता है। यदि लोकतंत्र नहीं होगा तो वह लोकतंत्र में जनमत को महत्व नहीं देगा। राजतंत्र में प्रायः लोकमत का इतना महत्व नहीं होता, लेकिन यदि लोकतंत्र है तो उसमें जनता अपने मत के द्वारा ही अपने प्रत्याशी को चुनती है, जिससे लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र के रूप में उभर कर सामने आता है। नंबर 5, नौकरशाही पर नियंत्रण। नौकरशाही पर नियंत्रण लगाने के लिए भी जनमत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जनमत के माध्यम से ही राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण होता है। राजनीतिक कार्यपालिका ही नौकरशाही पर नियंत्रण लगाती है। नंबर 6, सरकार का पथ प्रदर्शन। जनमत सरकार का निर्माण या सरकार को उसके पद से अपदस्थ कर सकता है, इसलिए सरकार का समय समय पर जनमत पथ प्रदर्शन करता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे दबाव समूह के रूप में जनता सरकार का पथ प्रदर्शन करती है। नंबर 7, योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन। जनमत की ही खूबी है या महत्व है कि वह अयोग्य व्यक्तियों को उनके पद से हटाकर योग्य व्यक्तियों को अवसर प्रदान करती है, जिससे शासन ठीक प्रकार से चलता है तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। कई राज्य इस प्रकार से हैं जहां कोई राजनीतिक दल पहली बार निर्वाचन में खड़ा होता है और उसके अधिकांश विधायक या सांसद चुन करके सरकार बनाते हैं।
नंबर 8, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक। जनमत जन कल्याण या लोक कल्याण के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यदि अधिकांश लोग अपना वोट देंगे, मतदान करेंगे, तो उससे जन कल्याण से संबंधित नीतियाँ, नियम बनाने आसान होंगे। यदि कम लोग मतदान में भाग लेते हैं तो कम लोगों के मतदान करने से लोक कल्याणकारी कार्यों की दिशा, दशा एवं कार्य परिवर्तित हो सकते हैं। 9वां महत्व देखते हैं, नागरिक अधिकारों की रक्षा। जनमत के माध्यम से ही नागरिकों के मौलिक अधिकार या उनके जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सकती है। आप सभी जानते हैं नागरिकों के जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है भारतीय संविधान में, उसको किसी भी दशा में छीना नहीं जा सकता। तो जनमत का ही महत्व है कि वो नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में PIL जनहित याचिकाओं के माध्यम से ही नागरिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है या कुछ नए नागरिक अधिकार जैसे निजता का अधिकार आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 10, भ्रष्टाचार निवारण। जनमत भ्रष्टाचार निवारण में भी सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि यदि भ्रष्टाचारी कोई प्रतिनिधि चुना गया है गलती से, तो उस प्रतिनिधि को अगली बार जनमत नहीं चुनेगा और ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार का शीघ्र निवारण होगा, राजनीति के अपराधीकरण से मुक्ति प्राप्त होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जनमत किसे कहते हैं, जनमत का अर्थ, परिभाषाएं एवं उसका महत्व आदि के बारे में हमने जाना। तो परीक्षा में यदि प्रश्न आए कि जनमत या लोकमत से आप क्या समझते हैं, लोकमत निर्माणकारी तत्वों का वर्णन कीजिए, या लोकमत किसे कहते हैं इसका अर्थ, परिभाषा, लोकमत का महत्व बताइए, या लोकमत से आप क्या समझते हैं, स्वस्थ लोकमत निर्माणकारी तत्व तथा इसमें आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। तो आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे। जो आपको तत्व बताए गए हैं ये इसमें केवल हेडिंग बताई गई हैं। आपको किताबों का सहारा अवश्य लेना है, उसको ठीक से पढ़ना है, समझना है, अपने विचारों को लिखना है, तभी आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। जिस समय आप इसको लिख लेंगे, अर्थ, महत्व या जो भी आपने लिखा है, जो जिस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो अंत में निष्कर्ष के रूप में अवश्य लिखिएगा कि ऊपर जो आपने बातें लिखी हैं उन सब का निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में आपने इन्हीं चीज़ों को वापस दोहराना है, लेकिन थोड़ा अपने विचारों को इसमें शामिल करते हुए। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।